हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस कविता आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। बायो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप बात कर रहे थे पीसीआर के बारे में। चलिए, पीसीआर से पहले हमने बात की थी यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल डीएनए को कवर करेंगे। और इसके बाद हमने बात की थी सेम यही बात रेट्रोवायरस के बारे में हमने बात की थी और देखा था कैसे एनिमल सेल में आप फॉरेन डीएनए को कवर कर सकते हैं। तो वेक्टर क्या ले रहे थे? रेट्रोवायरस ले रहे थे। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक की बात क्लियर है तो पीसीआर के बारे में आज बात कर लेते हैं। पीसीआर होता क्या है? देखिए, हमने बोला पीसीआर क्या है। डीएनए की कॉपी बनाने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स आती हैं एक है पीसीआर में आप बहुत कम टाइम में डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ कॉपीज आप बना सकते हैं। आपने कहा कम से कम आधे घंटे में आप यहाँ पे बिलियंस कॉपी बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कम टाइम में डीएनए की कितनी सारी कॉपीज आपके पास आ रही है। प्रोसेस आपको जाननी जरूरी होती है। पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हो रही है। तो बोला जो पीसीआर है, पीसीआर के लिए कुछ चीजें आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि जिस डीएनए की आपको कॉपी बनानी है वो डीएनए आपको चाहिए होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। है? इसके अलावा आपको यहाँ पर चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि आपने प्रीवियस में बात की थी कि ये जो प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर हो रही है, आपको ऐसा पॉलीमरेज चाहिए कि जो हाई टेम्परेचर पर क्या रहे, काम कर ले, हाई टेम्परेचर रहे। ऐसे में हम लेते हैं टास्क पॉलीमरेज। क्या लेंगे? टास्क पॉलीमरेज को। यहाँ के अलावा आप लेते हैं प्राइमर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है पीसीआर क्या है, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है और पीसीआर के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या बात की है? टेम्पलेट की बात की है। टेम्पलेट क्या होगा? जिसकी आपको कॉपी बनानी है। डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमर है और इसके अलावा आपके पास आते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कह रही थी बात कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए। पहले हमें क्या चाहिए? टेम्पलेट चाहिए। दूसरा हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, और जिस डीएनए पॉलीमरेज का आप यूज कर रहे हैं, किसी हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं, आपने कहा टास्क पॉलीमरेज चाहिए। तीसरा आपको चाहिए प्राइमर और चौथा चाहिए आपको न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है? हमने स्टेप्स की बात की थी, पहले डीनेचुरेशन की बात हुई थी। हमने बोला था डीएनए के ये दो स्ट्रैंड हैं और इन दो स्ट्रैंड को सबसे पहले क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। अब डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है कि आपका क्या है? टेम्पलेट डीएनए। जो आपका सेकंड स्टेप होगा वो यहाँ पर क्या जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपने बात की थी, जो आपने बात की थी डीएनए की, आपका डीएनए है, यहाँ पर ये जो डीएनए है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ। डीनेचुरेशन के बाद जो प्राइमर है वो प्राइमर यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। इस प्रकार से प्राइमर क्या हो गए हैं? ऐड हो गए हैं। ठीक है, प्राइमर ऐड हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर प्राइमर क्या हो गया है? ऐड हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा? आपने कहा तो यहाँ पर पॉलीमरेज है, टास्क पॉलीमरेज है, वो यहाँ पर आप क्या करेगा? एक्ट करेगा। और टास्क पॉलीमरेज का काम क्या होता है? यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, उन्हें ऐड करना है। उन्हें क्या करना है? ऐड करना। उन्हें क्या करना है? इस प्रकार से ऐड करना। ठीक है, टास्क पॉलीमरेज का काम क्या होगा कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड है, तो सिंगल स्ट्रैंड आपका है, जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना। और इसी प्रकार से आपके पास क्या आ जाएंगे? दो अलग अलग स्ट्रैंड आ जाएंगे, दो अलग अलग डीएनए आपके पास आ जाएंगे। और इसी प्रकार से क्या होगा? डीएनए की कॉपी होगी। सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा। इजी पीसीआर आपसे पूछा जाता है और छोटी सी रिएक्शन है। अब आपको ध्यान क्या देना है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? नेचुरेशन पढ़ लेते हैं। आपने बोला डीनेचुरेशन इज द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड इज कॉल्ड अ डीनेचुरेशन। डाइल्यूट एसिड और बेस और हीटिंग एट हाई टेम्परेचर कैन बी यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के लिए क्या चाहिए? आपने कहा कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कितना है? 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस। 92 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। सेकेंड स्टेप हमारे पास आया एनिलिंग। एनिलिंग से हो क्या रहा है? एनिलिंग में आपका प्राइमर ऐड हो रहा है। एनिलिंग में आपका जो है वो प्राइमर ऐड हो रहा है। ठीक है, एनिलिंग में प्राइमर ऐड होगा और एक्सटेंशन में आपकी क्या
न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो दोनों को पढ़ लें एक बार। हीलिंग में आपने क्या मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि नए स्ट्रैंड वहां पर जुड़ रहे हैं। आपने कहा अ न्यू डीएनए सिंथेसाइज्ड ऑन अ सेपरेटेड स्ट्रैंड टू सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए, अ प्राइमर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर की आवश्यकता होगी। प्राइमर इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। प्राइमर क्या होते हैं, आरएनए के फ्रेगमेंट होते हैं। और यहाँ पर 56 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, क्या होगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या आपने बोला, आपने बोला कि यहाँ पे जो टास्क प्राइमेज था, पॉलीमरेज था, वो क्या होगा, यहाँ पर टास्क पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो आपने कहा न्यू डीएनए सिंथेसाइज इन दिस स्टेप रिक्वायर 72 डिग्री सेल्सियस। अब आप टेम्परेचर का ध्यान दें। सबसे पहले आपने बोला ऑप्टिमम टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस था। सबसे हाई टेम्परेचर कब चाहिए, जब आपको डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करना है, ठीक है, जिसे आपने क्या कहा था, डीनेचुरेशन का। लेकिन आपने कहा एनिलिंग 60 डिग्री सेल्सियस तक है और ऑप्टिमम टेम्परेचर टेंशन में इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि पहले स्टेप में बहुत अधिक तापमान था, सेकेंड स्टेप में तापमान कम हो गया है, और स्टेप में जो तापमान है वो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया है एनिलिंग के कंपैरिजन में। क्लियर है, चलिए। DNA polymerase is required for this step, but it is isolated from the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. Hence, it is called a Taft polymerase. ध्यान दे रहे हैं आप लोग। आपने बोला कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा होगा वो कौन कर रहा है, टास्क पॉलीमरेज कर रहा है। बात हमने की थी, क्या बात हमने की थी, यहाँ पर हमने कहा था कि कौन कौन से रिक्वायर्ड है, क्यों टास्क पॉलीमरेज की बात हमने की थी कि क्या है, थर्मोफिलिक है। अब फिलिक और फोबिक दो वर्ड्स आप, जब भी फोबिक का मतलब होगा तो उस चीज से, फिलिक का मतलब होता है लविंग। यानी कि ये जो आपके पास टास्क पॉलीमरेज है ये थर्मोफिलिक है, यानी कि इससे कोई भी नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ेगा। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, क्या होगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, एडेड होंगे, ठीक है। These three steps make one cycle of PCR। अब एक साइकिल में पीसीआर के एक साइकिल के तीनों स्टेप पर इंक्लूड होते हैं। इसे आप समझते हैं, इस जो आपके पास इमेज आती है इसे आप बहुत अच्छे से इसे समझते हैं और बहुत अच्छे से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका है टेम्पलेट डीएनए। क्या है आपका, टेम्पलेट डीएनए है। क्लियर है। सबसे पहले क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको डीएनए प्राइमर बता, ये डीएनए प्राइमर है, ठीक है। ओरिजिनल डीएनए को आप क्या कहते हैं, टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपको बता रखे हैं और इसके अलावा आपको क्या बता रखा है, यहाँ पर टास्क पॉलीमरेज होगा। सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ। डीनेचुरेशन में ये क्या है, डीएनए है, ये है डीएनए। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हुए पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपने बोला ये देखो, ये है आपके पॉलीमरेज, ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं प्राइमर है, ये आपके क्या है, प्राइमर होंगे। प्राइमर यहाँ पे ऐड हो गए हैं। सेकंड में एनिलिंग में क्या हो गया, प्राइमर ऐड हो गए हैं। थर्ड में आपने क्या देखा, यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है ये आगे की ओर क्या बनने लग गए हैं, ठीक है, जिसका आप क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं। कौन कर रहा है, आपका टास्क प्राइमेज कर रहा है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके। अब हुआ क्या, आपने कहा इस स्ट्रैंड के साथ भी सेम यही चीज हुई। सेम यहाँ पर, यहाँ तक तो आपका एक पीसीआर की जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ से पीसीआर की दूसरी साइकिल स्टार्ट हुई। आपने कहा यहाँ पर भी ऐसा हुआ, तो इस डबल स्ट्रैंड से क्या बने, डीएनए के दो डबल स्ट्रैंड बन गए हैं और इससे भी दो स्ट्रैंड बन गए हैं। तो आपने क्या देखा एट लास्ट, एक आपके आपका जो यहाँ पर एक डीएनए से आपके पास कितनी कॉपी आ गई है, 4 कॉपी आ गई। ऐसे ही चलता है यहाँ पर पीसीआर के प्रोसेस, कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार आप लोग इमेज को देख लीजिए। चलिए, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। नेक्स्ट के पास टॉपिक आता है वो है डायरेक्ट और वेक्टर लेस जीन। देखिए, तो हमारे पास ना हम जब क्या करे थे, ट्रांसफर करे थे, आपने कहा कोई ऑर्गेनिज्म है, ये उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सेकेंड ऑर्गेनिज्म है और ये उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। आपको करना क्या था, ये जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार से यहाँ ट्रांसफर करना था, ठीक है। और यहाँ पर आप यूज कर रहे थे वेक्टर का, ठीक है, और इसे आप कह रहे थे इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर हमने बोला वेक्टर लेस
जीन ट्रांसफर हो अगर, जिससे आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कहेंगे, तो वो कैसा होगा, पढ़ लें एक बार। अब आप यहाँ देखिए कि जो डीएनए है आपका वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इतनी बात तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आप चीजों को जब पढ़ेंगे तो आपको जो लाइन है वो पहले समझ आ जानी चाहिए। पढ़ लेते हैं। आपने बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल विदाउट यूजिंग अ मेथड। तो वैसे हम क्या कर रहे हैं, दिस पॉसिबल बाय अ 4 इम्पॉर्टेंट मेथड्स। ये 4 इम्पॉर्टेंट मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। पहला है माइक्रो इंजेक्शन, नाम से समझ आ रहा है माइक्रो इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे होंगे इंजेक्शन के थ्रू। दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन आप कर रहे होंगे। तीसरा है कंपिटेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक मेथड्स और जीन गन मेथड। ठीक है, चारों के बारे में बात कर लें यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन इज अ टेक्निक दैट मे बी ट्रेन्ड बाय अ कंबाइनिंग अ वर्ड इलेक्ट्रो एंड पोरेशन। आपने बोले कि दो शब्दों से मिलकर बना है इलेक्ट्रो प्लस पोरेशन, विच मीन्स टू मेक पोर्स विद इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, पोर्स बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। आप क्या कर रहे हैं, पोर्स बना रहे हैं। द पोर्स आर क्रिएटेड इन सेल्स यूजिंग अ माइक्रोबायोलॉजिकल अप्रोच। आपने बोला कि आपने क्या किया, यहाँ पे पोर्स बना और इसके द्वारा आप क्या करेंगे, अब जो आपका पीस ऑफ डीएनए हुआ उसे आप इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इमेज को देखिए, आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या हो रहा है जीन ट्रांसफर में। ठीक है, सबसे पहले आपने बोला बिफोर पल्स, ये क्या है, आपकी नॉर्मल सेल थी। नॉर्मल सेल के बाहर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी। इसी के साथ आपको पीस ऑफ डीएनए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पीस ऑफ डीएनए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस अ वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जनरेट किया तो आप देख रहे होंगे बीच, आपको यहाँ पे इमेज में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि बीच बीच में आपको क्या दिखाई दिया। पहले तो क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो पूरी क्या थी, पैक थी, कहीं से आपको पोर्स नहीं दिखाई दी, छिद्र नहीं दिखाई दी। यहाँ पर आपको पोर्स दिखाई दिए, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट किया, वैसे ही जैसे ही यहाँ पे पोर्स बने, आपका जो पीस ऑफ डीएनए था वो सेल के अंदर इंसर्ट हो गया, हुआ इंसर्ट। उसके बाद आपने तीसरी कंडीशन में क्या देखा, सेल हील्स विद अ जीन ड्रग प्लस ड्रग इनसाइड। जीन या फिर ड्रग क्या हो गया है सेल के अंदर। सिंपल सा मैथड था, हमने क्या किया, एक सेल को लिया, सेल को जब हमने लिया तो यहाँ पर हमने क्या किया, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जनरेट किया तो जो चार्ज था उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन थी वो टूट गई, सेल मेम्ब्रेन टूटी और वहां पर पोर्स वहां पर दिखाई दिए, पोर्स वहां पर बन गए हैं। अब इन पोर्स के माध्यम से क्या होगा, आपने बोला कि ये जो आपके ये नहीं दिखाई दे रहा आपको, जो आपको ग्रीन कलर में जो छोटे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ है डिजायर्ड डीएनए होगा, और यहाँ पर ये पोर्स के माध्यम से क्या हो गया, अंदर एंटर हो गया, अंदर एंटर हो गया। उसके कुछ देर बाद जो सेल है वो नॉर्मल अपनी शेप में वापस आ गई। से आपने क्या किया, इलेक्ट्रोपोरेशन के मेथड से आपने डायरेक्ट क्या किया, वहां पर जो आपका पीस ऑफ डीएनए था वो सेल के अंदर डाला बिना वेक्टर। एक बार आप लोग इमेज को देखिए। चलिए सेकेंड मेथड देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में बात की आपने। सेकेंड आपके पास आता है कॉम्पिटेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी की तरफ, विच मीन्स इट लाइक्स टू मिक्स विद वाटर। आपने बोला कि जो डीएनए है आपका वो हाइड्रोफिलिक है, इसका मतलब है कि ये क्या होता है, पानी में मिक्स हो सकता है। However, bacteria have a cell membrane that are full of lipids। आपने बोला अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियल सेल क्या होती है, पूरी लिपिड से बनी होती है। लिपिड जो सेल उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, which makes it very hard for DNA to pass through them and into the cell। अब आपने बोला यहाँ पर जो आपकी बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल अगर हम बात करें, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है। लिपिड आपने कहा होगा कि क्या होता है, ठीक है। और हमने क्या बोला, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो होगा, तो आपने बोला कि ये जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल को पास इजीली नहीं कर पाएगा। Competent cells are those whose membranes have been altered to make them more porous। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट सेल का यूज करेंगे। केमिकल कॉम्पिटेंस इज commonly brought about by incubating bacteria on ice
इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। अब आपने क्या किया, जो आपकी बैक्टीरियल सेल थी उसमें उसे आपने क्या किया, एक आई सॉल्यूशन में रखा जिसमें कैल्शियम क्लोराइड था, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैल्शियम आयंस न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन द बैक्टीरियल लिपिड बाइलेयर एंड डीएनए। अब क्या हुआ, जो इसका पॉजिटिव चार्ज था, किसके, कैल्शियम का जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। सबको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट क्या हुआ, बैक्टीरिया आर ट्रीटेड टू अ हीट शॉक। अब हमने बैक्टीरिया को हीट शॉक के साथ ट्रीट किया। टिपिकली दे आर ब्रीफली सब्जेक्टेड टू 42 डिग्री सेल्सियस। आपका 42 डिग्री, आपने क्या किया यहाँ पर, टिपिकली दे आर ब्रीफली सब्जेक्टेड टू 42 डिग्री सेल्सियस बिफोर रिप्लेसिंग देम ऑन आइस, ठीक है। This step also help make the bacteria more porous to external DNA। अब जैसे आपने क्या किया यहाँ पर, आपने कहा इसे आइस सॉल्यूशन में रखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसे न्यूट्रलाइज किया गया है, उसके बाद इसे हीट शॉक दिए गए हैं और इसे आइस में रखा गया है। तो इन सब में क्या हुआ कि जो बैक्टीरियल सेल थी उसमें फिर से क्या हो गया, पोर्स यहाँ पर बन गए हैं एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल अपटेक ऑफ प्लाज्मिड। आपने बोला जैसे यहाँ पे पोर्स बने हैं वैसे वैसे जो प्लाज्मिड के एंटर होने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो कॉम्पिटेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार आप लोग पढ़िए। ये चीजें ऐसी हैं कि आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर माइक्रो इंजेक्शन के बारे में, ठीक है। ये आपको इमेज दिखा रहे कि कैसे माइक्रो इंजेक्शन दिए जाते हैं। पढ़ लेते हैं माइक्रो इंजेक्शन के बारे में। आपने बोला माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड दैट अलाउ डीएनए टू be directly injected into the nucleus of a cell। माइक्रो इंजेक्शन में क्या हुआ, जो डीएनए का ट्रांसफर करेंगे डायरेक्टली कहाँ पर कर रहे हैं, न्यूक्लियस में कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता रखा है ये क्या है आपका, इंजेक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस में, और ये आपका बाहर साइटोप्लाज्म है, होस्ट, ये आपकी होस्ट सेल है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट जो डीएनए को इंजेक्ट करेंगे वो न्यूक्लियस के अंदर करेंगे। और लास्ट आपका आता है बायोलिस्टिक मेथड्स और जीन गन मेथड। आपने कहा बायोलिस्टिक अनदर मेथड दैट इज यूज कॉमनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में से यूज किया जाता है। माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन आर मिक्स्ड विद डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ गोल्ड और टंगस्टन के जो पार्टिकल्स है उन्हें मिक्स कर दिया एंड देन शूट एट अ सेल एट हाई वेलोसिटीज यूजिंग अ जीन गन। आपने सिंपली क्या किया, जीन गन को लिया, उसमें आपने डीएनए के साथ साथ जो गोल्ड और टंगस्टन और उसे शूट किया सेल पर, ठीक है। इतनी बात इस प्रकार से ये आपके पास क्या आई है, इमेज आई है। ये आपने बोला ये जीन गन है, जीन गन के अंदर आपने सारा जो आपका मटेरियल है वो डाल दिया है। अब आप शूट कर रहे हैं। जब आप शूट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो टारगेट प्लांट सेल है उसके अंदर यहाँ पर जो आपका टारगेट डीएनए है वो चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना। चलिए, अब हम बात करेंगे बायो रिएक्टर के बारे में। अभी तक आपने बात की है इनको ट्रांसफर किया जाता है। आपने इनडायरेक्ट मेथड्स को सबसे पहले जाना और डायरेक्ट मेथड्स के बारे में आपने बायो रिएक्टर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है बायो रिएक्टर, आपने बोला अब बायो रिएक्टर हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर। बायो रिएक्टर में आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आप लार्ज अमाउंट में जो कोई भी जो चीजें है उसे कल्चर करा सकते हैं। A bioreactor is a large vessel where the different cells such as human or plant or animal cells can be cultured to obtain a new biological। बोला कि बायोरिएक्टर होते हैं बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, बड़े बर्तन होते हैं और इनमें आप किसी भी प्रकार के सेल कल्चर करा के अपना प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। It provides optimum conditions like temperature, pH, substrate, oxygen, etc. required for culturing of cell producing a desired product। जैसे वैसा ही है, आप क्या कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, चलिए ग्रो करा रहे हैं। या फिर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में जब आप किसी, हम क्या करते हैं, सारी जो चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, और वहाँ पर पानी कितना चाहिए, वहाँ पर जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स अमाउंट चाहिए होता है, सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्लांट्स के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। वैसा ही यहाँ पर होता है बायोरिएक्टर। आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सारी चीजें, चाहे वो टेम्परेचर हो, पीएच हो, ऑक्सीजन लेवल हो, सारी चीजें आप सेल के अकॉर्डिंग लेंगे। आपका जो ये आपको इमेज दिखा रखी है यहाँ पर साइड टैंक बायोरिएक्टर, कुछ ऐसा
डायग्राम आपके पास आता है, क्या इसकी फंक्शनिंग होती है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, आप बात करेंगे बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन और द इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड एट वंस। देखिए अब हम बायोरिएक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बायोरिएक्टर का सबसे पहले आपको करना आपके लिए बायोरिएक्टर आप बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं, उनके आप एक बार पढ़ लेंगे और उनके बारे में जो इमेजेस दी गई हैं वो आप एक बार नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले बैच फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, सारे जो इंग्रेडिएंट है, जो भी वहाँ पर चीजें चाहिए होती हैं, हम एक बार में ही उसे क्या करेंगे, डाल देंगे एंड देन अंडरगो रिएक्शन विदाउट एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद आप दोबारा कोई चीज वहाँ पर ऐड नहीं करते, तो जो भी ऐड करना है आप एक बार में उसे ऐड कर लेंगे। दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन गोज थ्रू अ 3 phases। अब यहाँ पर 3 phases आते हैं। एक आता है लैग फेज, वेयर द माइक्रोबियल सेल्स अडप्ट टू अ इन्वायरमेंट। ठीक है, लैग फेज में क्या होगा, जो माइक्रोबियल सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढालती हैं। सेकंड आता है एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें आपने कहा वेयर द सेल्स ग्रो इन साइज एंड कम्स अ स्टेशनरी फेज। ठीक है, सेकंड में हमने बोला कि जो सेल्स होती है ग्रो होती है, स्टेशनरी फेज में आते हैं, स्टेबल होती हैं, वेयर ऑल न्यूट्रिएंट्स हैव बीन कंज्यूम्ड एंड सेल डाई। ठीक है, इस प्रकार से आपने बोला 3 फेजेस आते हैं। अब इन 3 फेजेस को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। लैग फेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज में क्या चीजें हो रही है एक एक करके जाने, और इसी के साथ हम जानेंगे बायोरिएक्टर के बारे में। बायोरिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं, बायोरिएक्टर की संरचना क्या होती है, उनमें कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम एक बार आप लोग भी घर से पढ़ लेके आएंगे, जो कि आपके लिए होमवर्क है, और आपको डायग्राम बनाने हैं। जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर बायोरिएक्टर के डायग्राम भी आपको इम्पोर्टेंट है, मस्ट होता है, तभी आप बता सकते हैं। जैसे आपके पास से जा सकता है, जब कार्यविधि पूछी जाती है तो कार्यविधि पूछी है या स्ट्रक्चर पूछा है, आपको वहाँ पर इमेज बनानी है, डायग्राम ड्रॉ आपको करना है। ये चीजें आप घर से पढ़ के देखे हैं, आगे का जो पोर्शन। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका